लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5 सुझाव दिए थे, तब उनमें उन्होंने एक सुझाव ये दिया था कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसे आ रहे हैं उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देना चाहिए प्रधानमंत्री राहत कोष में। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना साल 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जब पाकिस्तान से शरणार्थी इंडिया आ रहे थे, भारत आ रहे थे, उससे मुकाबला करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और जब भी देश में किसी तरह की आपदा आती है, विपदा की घड़ी आती है, तब इसी फंड से, प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद किया जाता है। तो ये सवाल भी खड़े होने लगे थे कि आखिर प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते हुए पीएम केयर्स फंड की ज़रूरत क्या थी, और अब भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ रुपया मौजूद है, तो फिर क्या जरूरत है पीएम केयर्स फंड में। इसको लेकर करके याचिका भी की गई थी, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मामला आया है वो ये कि दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, जो इन चारों हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि पीएम केयर्स फंड में पैसा नहीं डालेंगे। बात दरअसल ये थी कि ये कहा गया था कि इन सभी डॉक्टर्स की सैलरी से एक दिन का पैसा, एक दिन की सैलरी कटेगी और पीएम केयर्स फंड में डाला जाएगा। इसी लेकर करके सबसे पहले एम्स ने आवाज़ बुलंद किया और एम्स ने कहा कि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया सकता, मजबूर नहीं किया सकता, बल्कि वैकल्पिक किया जाना चाहिए कि हम, अगर मेरा मन है तो हम डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डाल सकते। इसको लेकर करके जो विवाद हुआ, अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं चारों मेडिकल कॉलेज के बारे में। सबसे पहले एम्स की बात करते हैं। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास राजकुमार, उनका कहना है पीएम केयर्स फंड में पैसा देने से मना किया है, हमने बस इतना कहा है कि ये वैकल्पिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसे इस फंड में पैसा देना है वो दे, जिसे नहीं देना है उसे मजबूर ना किया जाए। ये एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं, उनके जो अध्यक्ष श्रीनिवास कुमार, उनका ये कहना है कि आप मजबूर नहीं कर सकते, हमको देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। ये एम्स के डॉक्टर। और इसके अलावा सफदरजंग आरडीए के जो अध्यक्ष है डॉक्टर मनीष ने कहा पीएम केयर्स में डॉक्टर के एक दिन की सैलरी ना काटी जाए और रिस्क एंड हजार्ड अलाउंस की मांग की थी। उन्हें बताया कि पैसे नहीं काटे जाने की उनकी मांग सोमवार को मान भी ली गई है। जो मांग उन्होंने की थी उसको मांग भी ली गई है कि अब ये कहा गया है कि पैसा नहीं काटा जाएगा। और इसी तरह से राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो या लेडी हार्डिंग कॉलेज हो, उन सब के डॉक्टर्स ने एक साथ एक स्वर में कहा कि जिस परिस्थिति में, इस ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और हमें अलाउंस देने के बजाय हमसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आपका एक दिन का सैलरी काटा जाएगा, ये कतई सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप हम पे दबाव नहीं बना सकते कि हम डालना चाहें तो हम डालेंगे, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालेंगे। ये मेरे मन की बात है। और इसको लेकर कर पीएम केयर्स फंड को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे, जो हमने आपको कई बार बताया भी था। और एक याचिका डाली गई थी। आपको बता दें कि एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी वकील मनोहर लाल शर्मा के द्वारा, जो खारिज हो चुकी है। इसमें कहा गया था कि एक घोटाला है, इस पीएम केयर्स फंड में जो पैसा डाला जा रहा है घोटाला है। खैर, इसको लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं आरोग्य सेतु ऐप्स के बारे में। जो प्रधानमंत्री जब 14 अप्रैल को यानी मंगलवार के दिन देश के नाम संबोधन करने के लिए आए, तो उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप्स के बारे में बताया और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस ऐप्स का इस्तेमाल करने को कहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करने को कहा। 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप्स को इंस्टॉल किया है। लेकिन अब इसकी जो खामियां हैं, प्राइवेसी का जो डर सता रहा है लोगों को, उसके बारे में बताते हैं। और भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को कहा है इसका इंस्टॉल करने को लेकर करके सतर्कता बरतने और गाइडलाइंस जो जारी किया है उन्होंने, वो भी बताते हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि इस ऐप्स का इस्तेमाल कार्यालय परिसर में तो बिल्कुल ना करें और ऑपरेशनल इलाके में, जहाँ पे जो युद्ध का कार्य चल रहा है, उस इलाके में बिल्कुल ना जाएं, इस ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और साथ में यही बता दें कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो सेंसिटिव जोन है, उस इलाके में भी मना किया गया है, हिदायत दिया गया है कि वो इस ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। आखिर क्यों भारतीय सेना ने इसको लेकर करके मना किया है कि इसका इस्तेमाल ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में ना करें? क्योंकि जो खतरा है प्राइवेसी ब्रीच होने का और डेटा जो असेंबल हो रहा है, डेटाबेस बनाया जा रहा है, उसको लेकर करके नज़र और निगरानी रखी जा सकती है और किसी को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इस ऐप के जरिए। इसलिए भारतीय सेना ने ये कहा है।
आपको बता दें कि इस ऐप से कौन कितनी बार किससे मिल रहा है और कौन कोरोना पॉजिटिव है, ये सारी बातों का ख्याल और सारी बातें आपको इस ऐप्स के ज़रिए पता चल जाती है, जो सरकार आराम से निगरानी इस ऐप पे रख सकती है। इसको लेकर के बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए फिलहाल वो निजता के हनन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में शासकों को ऐसी ताकत मिल रही है जो आगे चलकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और उसका परिणाम बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के परिवेश में देखें तो एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है, जहां पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत कर रही है और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये महामारी सिर्फ इंसानों को खत्म नहीं करेगी। जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब जो आप अगर इंस्टॉल करते हैं, आपसे मोबाइल नंबर, नाम, फ़ोटो सब कुछ जो मांगा जाएगा, तो उसके बाद आपकी जो डेटाबेस है वो सरकार तैयार करती है और आपकी हर एक चीज़ों पर, एक्टिविटी पर निगरानी सरकार रख सकती है इस ऐप्स के ज़रिए, इस माध्यम के ज़रिए। हालांकि लोग अभी उतने सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी कोरोना वायरस से बचना है। और इस ऐप्स के फ़ायदे ये है कि आप कौन कोरोना पॉजिटिव है ये बताया जा सकता है जब वो अपना क्वारंटाइन का जो टाइम है, जो पीरियड है वो पूरा करके आएगा। वो किससे मिल रहा है, कब कब मिल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ उस पर निगरानी रखी जा सकती है इस ऐप्स के ज़रिए। और ये बात बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही जा रही है। और साथ में जो साइबर एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि निजता का जो हनन है वो अभी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक डर है, भय है कोरोना वायरस को लेकर आगे। और क्या कहा गया है आपको बता दें, अपार गुप्ता जो साइबर एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इससे जो नुकसान हो सकते हैं उनमें सबसे प्रमुख है कि डेटा जो सरकार ले रही है वो बिना किसी कानून के दायरे में ले रही है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वो कैसे करती है और कब तक करती है किसी को नहीं पता। ये ना तो किसी कानून के अधिकार के तहत लिया गया। आपको मामला याद दिलाते जब आधार कार्ड का मामला आया था, कहा गया था कि बैंक से लिंक कराना है, पैन कार्ड से लिंक कराना है, तो इसको लेकर के भी काफ़ी दिन तक लंबी चौड़ी बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के काफ़ी दिन तक बहस हुई थी कि जो लोगों की निजता का हनन है इससे हो पाएगा, क्योंकि सारे डेटे असेंबल एक जगह पे हो रहे हैं, डेटाबेस बनाया जा रहा है, सरकार किसी पे भी निगरानी रख सकती है। इससे उसकी निगरानी, इससे जो है लोगों की जो निजता का अधिकार है, फ्रीडम, फंडामेंटल जो राइट है, वो उसका हनन हो रहा है। तो इसको लेकर करके काफ़ी दिन तक बहस चलती। लेकिन अभी ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, इसके जरिए भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन लोगों में अभी जो बात है वो ये कि लोग यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोरोना वायरस से बचें, जो सरकार भी चाह रही है और ठीक भी है। लेकिन और आगे क्या है इस ऐप्स के बारे में आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार किया गया है ताकि देश के लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट किया जा सके। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जिस व्यक्ति के फ़ोन में ये ऐप होगा वो दूसरे के संपर्क में कितना रहे हैं यह पता लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीकी, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो अपने आसपास के उन लोगों को भी खोज लेंगे जो आपके आसपास रहते हैं और उनके फ़ोन में भी ये ऐप है। ये ऐप बताएगा कि आपके पास रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आपको कितना खतरा है, और जीपीएस लोकेशन की मदद से भी यह भी पता चल जाएगा कि आप कब उनके संपर्क में आए हैं। ऐसे ऐप की मदद से सरकार आइसोलेशन और वायरस संक्रमण फैलाने के रोकने के ज़रूरी कदम भी वक्त रहते उठा पाएगी। ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। ये तो ऐप की खासियत है कि ऐप से लोगों को पता चलेगा कि कौन लोग कहाँ हैं, कौन कब मिले थे किससे और किसको संक्रमण था, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो डेटाबेस बन रहा है, जो सरकार बना रही है, जो सरकार निगरानी रख रही है, तो कहीं ना कहीं निजता का हनन है। हालांकि ये सवाल अभी नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, ना ही लोगों को बारे में पता है। तो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी बातें हैं और डेटाबेस बनाई जा रही है, सरकार आप पे निगरानी रख सकती है। लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में कब तक इसको यूज़ किया जा सकता है, सरकार कब इसका डेटाबेस बनाएगी, क्या करेगी, ये जो कानूनी रूप से गलत है और आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कहीं ना कहीं। और इसलिए भारतीय सेना ने भी कहा है कि कब, कहां और कैसे इसका यूज़ करना है, किस क्षेत्र में नहीं करना है, ये आपको मैंने बताया।
तो इसको लेकर करके आप सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर सरकार डेटाबेस बना रही है, क्या सरकार ने परमिशन लिया है या कौन से कानून के तहत बना रही है, ये भी किसी को पता नहीं है और ये कब तक इस्तेमाल करेगी ये भी कोई नहीं जानता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।